हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टूडेंट्स। मैं अमित शुक्ला आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज आपके लिए BA सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए जो BA सेकेंड सेमेस्टर में मेडिवल हिस्ट्री ले रखा है, मध्यकालीन इतिहास, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा। ये आपका जो पेपर होगा वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले हैं। इसमें से ये सारे जो क्वेश्चन आपको अपडेट कराया गया है, ये क्वेश्चन आपके जो बेहद आपको लॉन्ग आंसर के तौर पे आपको मिलता है। और ये क्वेश्चन आपके सम्मुख लेके आया हूँ कि जिससे कि आपके जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती, तो वो आपको इसमें पूर्ण रूप से आपको समझने में और अच्छे से पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये आपके जो सबसे अहम भूमिका होगी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन रहता है, वो आपके पेपर में जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपके इसमें बताया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आपको ये सारे समझ में आएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तभी आपको समझ में आता है, लिखने में भी मज़ा आता है और उसके बाद में फिर आपका अंक बटोरने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा दिक्कत आती है कि आप लोग किस तरीके से हमको पेपर में लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इसमें आपके क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें अपडेट कराया गया है और आपके मॉडल पेपर में के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ज़रूर देखें वीडियो को। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये रहा कि फाहियान कौन था, उसने भारत की तत्कालीन स्थिति के बारे में क्या कहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर के अंतर्गत आता है। आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके ये पूछा जाता है पेपर में, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आंसर आपका है, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अपनी भारत यात्रा पर आया था। उसकी भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियों को प्राप्त करना और बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करना था। उसने अपने यात्रा विवरण में भारत को तत्कालीन परिस्थितियों के संबंध में भी कुछ लिखा है, परंतु क्योंकि उसकी रुचि जो थी वो मूलतः धर्म में थी, इस कारण उसके विवरण में हमें भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्ञात नहीं, अपितु केवल सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को जानने की सहायता मिलती है। तो ये फाहियान जी के बारे में बताया था, यानी कि ये जो है फाहियान कहाँ से था। पहली पॉइंट तो आपका ये इसमें जानने के लिए कि जो फाहियान था वो चीनी यात्री था, कि चीन से था। और ये किसके शासनकाल में था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था भारत। अब यहाँ पे फाहियान अपनी भारत यात्रा पर चीन से 399 ईसा पूर्व में चला और 414 ईसा पूर्व वापस चीन पहुँचा। भारत में उसका समय 400 से और 411 ईस्वी तक माना जाता है। यह गोबी के रेगिस्तान को पार करके यानी कि खोतान पहुँचा। खोतान में उसने अनेक बौद्ध भिक्षुओं और मठों को पाया। वहाँ से फाहियान यानी कि शान, तातार प्रदेश और कासगार गया। वहाँ पर भी उसने महायान संप्रदाय के अनेक बौद्ध मठों और भिक्षुओं को पाया। उस समय कासगार के शासक भी बौद्ध मतावलंबी था। उसके पश्चात पामीर के पठार, स्वात और गांधार प्रदेश के पेशावर और तक्षशिला होते हुए पंजाब में प्रवेश किया। तत्पश्चात उसने मथुरा, समकास, कन्नौज की यात्राएं की। वापस जाते हुए यानी कि ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से समुद्री जहाज में बैठकर श्रीलंका गया, जहां वह 2 वर्ष रहा। श्रीलंका से जावा होता हुआ वह चीन वापस पहुंचा। फाहियान के विवरण से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह निम्नवत है। पहला होता है राजनीतिक अवस्था का शासन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सम्मुख ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं।
फिर आपका है फाहियान भारत की राजनीतिक अवस्था के बारे में कुछ नहीं लिखता, यहाँ तक कि अपने विवरण में उसने तत्कालीन गुप्त सम्राट के नाम को भी उल्लेख नहीं किया है, परंतु उसके विवरण से गुप्त शासन व्यवस्था का कुछ पता अवश्य लगता है। गुप्त शासकों का शासन है, परंतु उसके विवरण गुप्त शासन की व्यवस्था का कुछ पता नहीं लगता है। और गुप्त शासकों का शासन उदार प्रथा, प्रजा संपन्न थी और करों की भार बहुत कम था। व्यक्तियों को न्यायाधीशों के सम्मुख जानने की बहुत कम आवश्यकता होती थी और वे साम्राज्य के प्रत्येक भाग में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकते थे। दंड व्यवस्था बहुत उदार थी, नागरिकों को कठोर दंड नहीं दिए जाते थे, अपितु अपराध के अनुसार उन पर केवल कम से कम या अधिक मात्रा में जुर्माना किए जाते थे। बार बार अपराध करने वाले को दाहिना हाथ काट दिया जाता था। इससे यह आभास होता है कि मृत्यु दंड या तो दिया ही नहीं जाता था अथवा बहुत कम दिया जाता था तथा अपराधी की संख्या कम थी। राज्य की आय का मुख्य साधन लगान था, जो संभवतः पैदावार का 1/6 भाग था। सरकारी कर्मचारी को नगद वेतन दिया जाता था और वे प्रजा से किसी प्रकार की भेंट नहीं ले सकते थे। दान में दी गई भूमि अथवा मठों की संपत्ति पर कोई कर न था। राज्य मार्ग सुरक्षित थे। फाहियान को अपनी संपूर्ण भारत यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई। सड़कों पर चोर लुटेरों का भय न था। स्थान स्थान पर राजाओं और धनी व्यक्तियों के द्वारा धर्मशालाएं बनवाई गई थीं, जहां पर यात्रियों को सभी सुविधाएं प्राप्त होती थी। राजाओं ने अस्पतालों भी बनवाए थे, जहां मुफ्त दवाइयाँ दी जाती थी। राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए अनेक मठ विहार बनवाए थे। इस विवरण से यह सिद्ध होता है कि गुप्त शासन व्यवस्था अत्यधिक उदार एवं सफल थी और राज्य नागरिकों के सुरक्षा का ही नहीं अपितु सुविधा और सहायता का भी प्रयत्न करता था। अब आपका था सेकंड नंबर, सामाजिक स्थिति। यानी कि जन साधारण सुखी और सम्मान था, यानी कि सामाजिक स्थिति में जन साधारण सुखी व संपन्न था। अधिकांश व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करते थे और मांस का प्रयोग नहीं करते थे। वे सुअर और अथवा मुर्गियां नहीं पालते थे और प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे। वे शराब नहीं पीते थे। मांस का प्रयोग शिकार अथवा मछली पकड़ने का कार्य केवल चंडाल करते थे, जो नगरों से बाहर रहते थे। और जब वे नगर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी के डंडे को भूमि पर मारते हुए चलते थे, जिससे अन्य व्यक्तियों को उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वह उनको छूने से बच जाएं। धनवान व्यक्ति निर्धनों, असहायों एवं धार्मिक व्यक्तियों के लिए धन व्यय करना अच्छा मानते थे। ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं कि किस तरीके से उनकी सामाजिक स्थिति थी कि जो ये मछली उछली पकड़ते थे उस ज़माने में, तो उनको क्या होता था कि एक डंडा दिया था जिससे कि उनको मतलब तिरस्कार वाली बात होती थी। तो ये चीज़ें थी। और अस्पताल धर्मशालाएं आदि बनाते थे। वे मठों विहारों और मंदिरों को दान में भूमि देते थे और विभिन्न अवसरों पर ब्राह्मणों एवं भिक्षुओं को भोजन वस्त्र आदि देते थे। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि समाज संपन्न उदार एवं चरित्रवान था। ये सामाजिक स्थिति में ये थी इनकी चीन के इसमें, इनकी फाहियान के जब वो गुप्त काल में आया था तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने देखा। धार्मिक स्थिति कैसे थी उस समय? पंजाब, बंगाल और मथुरा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय थे। मथुरा में अनेक बौद्ध विहार थे और सरकारी कर्मचारी भी बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करते थे। परंतु मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का कुछ भाग हिंदू धर्म लोकप्रिय था। राजा विष्णु का उपासक था, परंतु हिंदू और बौद्धों पर परस्पर सद्भावनाएं मिलती थी, जिससे स्पष्ट है कि समाज धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था। अब बात करेंगे नेक्स्ट, चौथा आपका आता है दोस्तों पाटलिपुत्र।
फाहियान 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन करने के लिए पाटलिपुत्र में रहा। उसने लिखा था कि पाटलिपुत्र में हीनयान और महायान संप्रदाय के 2 पृथक पृथक संघ थे, जहाँ भारत के सभी भागों में व्यक्ति भिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उस समय सम्राट अशोक का महल भी उपस्थित था, जिसे देखकर फाहियान ने कहा था कि इसका निर्माण मनुष्यों में नहीं अपितु देवताओं ने किया होगा। फाहियान यहाँ की संपन्नता से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और उसने लिखा था कि धनवान व्यक्ति दान और सत्कर्मों में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करते थे। फाहियान यहाँ तक कि रथ यात्राओं से भी प्रभावित हुआ था। उसने लिखा था कि प्रत्येक वर्ष के दूसरे माह के 8वें दिन व्यक्ति बुद्ध और बोधि सात्वों की मूर्तियों के भव्य जुलूस निकालते थे। मूर्तियाँ बड़े बड़े रथों पर रख कर निकाली जाती थी। पाटलिपुत्र में एक बड़ा अस्पताल था, जिसे धनाढ़ नागरिकों ने बनवाया था और जहाँ निर्धनों की दवाई, भोजन आदि मुफ्त कराई जाती थी। अब आपका आता है अन्य नगर। फाहियान के वर्णन में स्पष्ट होता है कि बोधगया, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि नगर उजड़ गए थे। ये बौद्ध के तीर्थ स्थान थे। इससे यह अनुमान होता है कि मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म अवनति का पर था और फाहियान मलबा भी गया था, जहाँ पर जलवायु को उसने बहुत पसंद किया। इस प्रकार फाहियान का जो वर्णन में हमें गुप्त काल की सामाजिक आर्थिक धार्मिक और नैतिक स्थिति को समझने में कुछ सहायता प्रदान करता है, यद्यपि यह पर्याप्त नहीं है। तो इस तरीके से फाहियान ने नगर नगर में जो हमारे भारत में हर अलग अलग राज्यों में घूमा था, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियों और परिस्थितियों को जानने की कोशिश की। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जहाँ जहाँ पर ये गया वहाँ वहाँ की अलग अलग रूटीन मिली और उस तरीके से अपना रंग जमाया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आपका दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें कि चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? इस कथन को विवेचना करते हुए इस समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन बताइए। पहला पता, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में से 375 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। वह गुप्त वंश के में नहीं अपितु संपूर्ण प्राचीन भारत में के महानतम शासकों में गिना जाता। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जानकारी हमें हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, एरड़ शिलालेख तथा प्राप्त सिक्कों से मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में हमें पता चलता है कि उसने उत्तर तथा दक्षिण भारत के कई राज्यों को परास्त किया। उसका आदर्श भारत का राजनीतिक एकीकरण था। समुद्रगुप्त की विजयी तथा उसकी नेपोलियन के साथ तुलना का वर्ण इस प्रकार से है। समुद्रगुप्त की विजय। नंबर 1, उत्तर भारत की विजय। इलाहाबाद प्रशस्ति की 13वीं पंक्ति में पता चलता है कि सर्वप्रथम समुद्रगुप्त को उत्तर भारत अथवा आर्यव्रत की 3 राजाओं से युद्ध करना पड़ा था। ये राजा थे, एक तो अच्युत, नागसेन तथा कोटी। अच्युत, नागसेन तथा कोट वंश का यानी कोट वंश का शासक यानी कि कुलच। इस युद्ध में 3 राजा पराजित हुए। इनमें अच्युत का शासन अहस्त्र है और नागसेन का पद्मावती तथा कोतकुलच दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब में था। इलाहाबाद प्रशस्त में 21 पंक्ति में आर्यवत के दूसरे युद्ध का भी पता चलता है। इसके अनुसार ज्यों ही समुद्र दक्षिण विजय के लिए गया, त्यों ही अच्युत तथा नागसेन के नागवंश का 7 शासकों के साथ मिलकर समुद्रगुप्त के विरुद्ध के एक संघ बना लिया। ये शासक थे रुद्रदेव, मातिल, चंद्रवर्मा, नागदत्त और गणपति नाग, बलवर्मा तथा नंदी। समुद्रगुप्त ने इस संघ के सभी राजाओं को कौशाम्बी नामक स्थान पर पराजित किया। इस महत्वपूर्ण विजय में समुद्रगुप्त की स्थिति बहुत दृढ़ हो गई। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के सभी विजित प्रदेश यानी पुनः उनके राजाओं को नहीं लौटाए। इसके विपरीत उसने राजाओं को मरवा डाला और
के प्रदेश अपने साम्राज्य में विलीन कर दिए, यानी कि मिला लिया उसमें। इलाहाबाद प्रशस्त से यह बात झलकती है कि हरिसेन से उत्तरी भारत में केवल नामी राजाओं के नाम दिए हुए, राज्यों के नहीं। अब आपका आता है दोस्तों इस बीच में थोड़ा सा दूसरा कि दक्षिणी भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी विजय अभियान आर्यावर्त की प्रथम लड़ाई के पश्चात आरंभ हुआ था। इलाहाबाद प्रशस्त 19वीं तथा 20वीं पंक्ति समुद्र के दक्षिणी अभियान पर प्रकाश डालती है। दक्षिणी भारत में विजय के समुद्रगुप्त सर्वप्रथम दक्षिणी कौशल पहुंचा। कौशल राज्य के आधुनिक रायपुर, संबलपुर तथा बिलासपुर के जिला तक विस्तृत है। यहाँ के राजा महेंद्र ने उसका डटकर सामना किया, परंतु पराजित हुआ और कौशल के राजा को पराजित करके समुद्रगुप्त उड़ीसा की ओर बढ़ा। यहाँ उसने मध्यकांतर व्याघराज को पराजित किया। पश्चात उसने मंटा राज का सामना किया। मंटा राज मध्य प्रदेश के सीनपुर जिले के शासन करता था। मंटा राज को परास्त करने के पश्चात समुद्रगुप्त पिस्टूर की ओर मुड़ा। यहाँ जहाँ महेंद्रगिरी पर था, उसके बिना किसी शर्त के समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार गोदावरी तथा महानदी के मध्य में प्रदेश जीतने के पश्चात उसने दक्षिण के पूर्वी भाग की ओर प्रस्थान किया है। यह समुद्रगुप्त के हाथों में पराजित होने वाले राजा थे। आंध्र प्रदेश के गंजम जिले तथा से स्थित कोट्टर का राजा स्वामी दत्त, एंड्रपल का राजा दमन कांची तथा राजा विष्णुगोप, अवमुक्त का राजा नीलराज, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित वेगी का राजा हस्तिवर्मन और पल्लक का राजा उग्रसेन, विशाखापट्टनम जिले में स्थित देव राष्ट्र का राजा कुबेर तथा कुस्थलपुर का राजा धनंजय। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने कुल मिलाकर दक्षिण भारत के 12 राजाओं को परास्त किया। अब तीसरा कहता है कि आटविक राज्यों का विजय। इलाहाबाद प्रशस्त सेवा पर चलता है कि समुद्रगुप्त ने आटविक राज्य में जंगली जातियों को भी पराजित किया। वे जातियां मध्य भारत तथा उड़ीसा के बीच निवास करती, संभवतः दक्षिण अभियान आरंभ से ही पहले उनको हराया। ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य था क्योंकि जातियां उत्तर दक्षिण के मार्ग के बीच एक बाधा थी, यानी कि आटविक राज्यों की संख्या 18 थी। फिर चौथा था सीमांत प्रदेशों की अधीनता। समुद्रगुप्त की विजय उनके साम्राज्य के पूर्वी पश्चिमी सीमांत के राज्यों में भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसकी पूर्वी सीमा में स्थित राज्य थे। पहला समतट में पूर्वी बंगाल के समुद्र तथा निकट भाग, दूसरा आता है कामरूप वर्तमान असम, तीसरा आता है आपका दोस्तों दबाक यानी ढाका नेपाल में आधुनिक नेपाल राज्य, फिर कीर्तिपुर जलांधर जिले का करतारपुर अथवा उत्तर प्रदेश के कुमाऊं गढ़वाल तथा रुहेलखंड के जिले समुद्रगुप्त के साम्राज्य की पश्चिम सीमा पर स्थित राज्य थे। नंबर 1 आता है इसमें मालव, इसमें राजस्थान के प्रदेश सम्मिलित थे। फिर आपका आता है दूसरा अर्जुनायन, इसके आगरा, अलवर तथा भरतपुर के प्रदेश सम्मिलित थे। तीसरा आपका आता है योद्धे, इनमें पूर्वी पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रदेश शामिल थे। फिर चौथा आपका आता है कि मद्रक, इसमें रावी तथा चिनाब नदियों के मध्य स्थित प्रदेश सम्मिलित थे। फिर आपका आता है अभीर, इसमें पश्चिमी राजपुताना, भिलसा तथा झांसी के प्रदेश सम्मिलित थे। फिर आपका आता है प्रार्जुन, इसमें मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर प्रदेश सम्मिलित था। फिर आपका आता है पांचवा हो गया, छठा सनकादि, आपका आता है सनकादि, इसमें मध्य प्रदेश का उदयगिरी प्रदेश सम्मिलित था। सातवां आपका आता है काक, इसमें एक सांची के निकट प्रदेश सम्मिलित था। फिर आपका है खरपरिक, इसमें आपका मध्य प्रदेश का दामोह जिला सम्मिलित था। और इन सब के विषय में यह कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त को सभी प्रकार कर देते थे और इसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उससे प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते थे। फिर पांचवा विदेशी राज्यों से संबंध।
समुद्रगुप्त ने विजय अभियानों के साथ साथ अपने पड़ोसी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। लंका के राजा मेदवर्मन के साथ उनकी संबंध महत्वपूर्ण थी। उसने समुद्रगुप्त से बोध गया में विहार बनवाने की आज्ञा मांगी, जिसे उसने स्वीकार किया। समुद्रगुप्त ने कुषाण, शक, जावा, सुमात्रा तथा मलाया के शासकों के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। इस प्रकार आपका छठवां आता है दोस्तों। छठा आता है कि अश्वमेध यज्ञ। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। इस अवसर पर उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। एक विशेष मुद्रा भी चलाई गई, जिसके एक ओर अश्वमेध यज्ञ परिक्रम की गाथा तथा दूसरी तरफ यज्ञ के अश्व की चित्र अंकित था, परंतु इस यज्ञ का इलाहाबाद स्तंभ में कोई वर्णन नहीं किया गया। फिर सातवां का साम्राज्य का विस्तार। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसका राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर उनकी पश्चिम में चंबल नदी तक, उत्तर का हिमालय भारत में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। इस प्रकार भारत के शासकों उसकी वीरता तथा महानता को स्वीकार करते थे। फिर दूसरा का समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि सर्वप्रथम डॉक्टर B.A. स्मिथ ने दी थी और बाद में अनेक अन्य इतिहासकारों ने उसका समर्थन किया। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहने के कई कारण थे। पहला कारण तो ये कि समुद्रगुप्त नेपोलियन की भांति वीर, साहसी तथा निर्भीक था। नेपोलियन ने इटली के अभियान बड़ी तीव्रता का प्रदर्शन किया था और यह तीव्रता तथा दक्षता उसने बाद में ऑस्ट्रिया तथा एशिया के अभियानों में भी दिखाया था। ठीक इसी प्रकार की फुर्ती हम समुद्रगुप्त के जीवन को भी देखते हैं। नेपोलियन को सारे यूरोप का दबदबा छा गया था। वह कुछ देशों को सम्राट, कुछ का संरक्षक तथा कुछ का मित्र था। बिल्कुल यही अवस्था समुद्रगुप्त को भी लगभग समस्त उत्तरी भारत यह महाराजा धीराज था। दक्षिणी राजाओं से यह कर वसूल करता था तथा देवक, कामरूप, यौधेय, अभीर, अर्जुनान आदि जातियों उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके साथ साथ कई विदेशी राजा उसके घनिष्ठ मित्र थे, परंतु एक दृष्टिकोण से समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं आगे था। अपने जीवन से उसे नेपोलियन की भांति न तो कभी ट्राफल्गर तथा वाटरलू जैसी पराजय का सामना करना पड़ा और न ही उसे आजीवन कारावास का दंड मिला। नेपोलियन की विजय का अंत वाटरलू के युद्ध से ही हो गया, परंतु समुद्रगुप्त की विजय ने एक ऐसे महान साम्राज्य का जन्म दिया जिसकी अभूतपूर्व उन्नति हुई और इस विचार से समुद्रगुप्त यानी कि समुद्र नेपोलियन के कई मायनों में बहुत आगे था। तो ये आपका हो गया यानी समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के रूप में, यानी कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा था और उसके जो सारे कारण थे वो आपको यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक और आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर टेलीग्राम चैनल से PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।